हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी सही होगे, स्वस्थ होगे, कुशल होगे। और जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला, आप पढ़ भी रहे होगे, तो आपको और आप सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा एजुकेटर प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक नया सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, जिसका प्राइस कॉस्ट नथिंग है। अर्थात आपको कुछ पे ऐड नहीं करना है, बस आपको थोड़ा समय पे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप समय दोगे तभी आप कुछ सीखोगे भी। कहीं भी जाओ समय देना जरूरी है। तो हम और हमारे टीम मेंबर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी 10th का एग्जाम आने वाला है। फाइनली अभी आपका सेंटअप टेस्ट भी होगा, तो हम बिहार बोर्ड को, स्पेसिफिक बोर्ड का को ध्यान में रखते हुए हम 10th की का बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल मैं केमिस्ट्री की क्लासेस लेके आया हूँ, आगे और भी मेरे जो टीम मेंबर होंगे वो रेप्टेबली एक एक करके सारे सब्जेक्ट की क्लास लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे बने रहोगे तो आई थिंक अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, तो इतना तो हम गारंटी देते हैं कि आप 80% तक या उससे अधिक मार्क इजीली तरीके से ऑब्टेन कर लोगे। क्योंकि मैं भी एक 10th पास करके आया हूँ और आगे हाईली एजुकेटेड जितना तक मैं पढ़ा हूँ, आगे बढ़ा हूँ, तो उसमें मैं अभी तक 80 अबव मेंशन करके रखा हुआ है। या फिर वो 10th हो या फिर 12 हो या फिर इंजीनियरिंग की हो। और मैं अपने स्टेट बोर्ड से ही हूँ, तो ना तो सीबीएसई से हूँ कि मेरे पास आ जाएगा कि भाई आप तो सीबीएसई वाले हो तो इजीली तरीके से मार्क्स उठा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। और जब मैं अपीयर हुआ था तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव उस टाइम अप्लाई किया गया था पीआर बोर्ड की तरफ से। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे बने रहोगे तो मार्क्स लाओगे, या फिर कहीं भी पढ़ रहे होगे, पढ़ोगे तो मार्क्स लाओगे, ये तो है। और साथ ही साथ है कि देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा जैसे भी हो, और केवल पढ़ने से आपके मार्क्स नहीं आते। इस एक चीज़ आप गांठ बांध लो, पढ़ने से आते तो यार बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, फिर भी उनका मार्क्स आता है। जाओगे तो पता लगेगा 300 के आसपास मार्क्स आएगा और फर्स्ट डिवीजन खींच खांच के लाते हो। तो ऐसा बात नहीं है, आप यहाँ पे बने रहेंगे तो एक पैटर्न होता है। किसी भी एग्जाम को आप देने जाते हो तो एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप इसी तरीके से कर भी सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री क्लास की तरफ। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एंड रासायनिक इक्वेशन एंड रासायनिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे बोर्ड पे चलने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट मत करना भूलना। और आगे यार देखो, तुम 10th में हो और आगे और भी हमारे भी मोटिव है कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे रिपीटेडली वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं अब बोर्ड की तरफ, क्योंकि काफ़ी समय हो ले लिया हम आपका। देखिए यहाँ पे है रासायनिक समीकरण, हमने कुछ टॉपिक बांध रखे हैं और आगे और भी टॉपिक आएगा। इस चैप्टर को हम आज ही समाप्त कर देंगे। और रही बात कुछ इक्वेशन की और क्वेश्चन की, हम आपको पीडीएफ में शेयर भी करेंगे। और आपके लिए इसके बाद जब क्लास में लेके आऊँगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेके आऊँगा। बिल्कुल ये आपको नहीं सोचना है कि केवल आपको के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, आपके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन लाए जाएंगे और आपका प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे ढंग से कराया जाएगा, ताकि आप एक अच्छे एग्जाम विनर की तरफ एग्जाम में जाओ और अच्छे मार्क्स लेके आओ और अपनी सोसाइटी में अच्छे तरीके से नाम कमाओ। ठीक है, तो चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हमारे तरफ आता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखो यार, जब किसी अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो एक थोड़ा रियल वर्ल्ड में समझते हैं, उसके बाद आपको मैं थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊंगा। देखो यार, जैसे कि मैं एक बोर्ड है, एक पेंसिल है, जैसे पेंसिल और बोर्ड की मैं बात करूं, इसमें कब जाके अभिक्रिया होगा, जब इसके साथ मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे चलाऊं। तो देखो यहाँ पे हो रहा है, चलने के बाद एक उत्पाद यहाँ पे बना, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना यहाँ पे हमारे पास जो भी है। तो ऐसे ही है रियल लाइफ में, केमिस्ट्री में भी वो बोलता है कि अगर आप किसी पदार्थ, मान लो कि कॉपर है और हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एक नए पदार्थ बन के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कहने का मतलब, जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ या दो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे होंगे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है समीकरण। अब यार समीकरण होता है क्या, जैसे यार हम मैथ में भी पढ़ते हैं इक्वेशन, बहुत सारे अलजेब्रिक इक्वेशन,
या फिर अलजेब्रिक बीजगणितीय समीकरण वही होता है जब किसी हम अभिक्रिया को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, कुछ रूल पैटर्न ऑफ रूल होता है उसमें लिखते हैं तो उसको हम समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि चलो हम ये तो मानेंगे अब रासायनिक केमिस्ट्री में रूल कहाँ से आएगा, केमिस्ट्री में हम समीकरण कैसे बनाएंगे, ये चीज अब हमारे ध्यान में आने लगता है। तो देखो यार कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे जो सभी केमिस्ट्री के जो रूल डिवाइडर होंगे, जो रूल दे रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जैसे कि हम मैथ किस में खेलते हैं नंबर के साथ, वैसे ही हम केमिस्ट्री में खेलेंगे धातु के साथ, और यहाँ पे कुछ एडिशन के साथ हम खेलेंगे, एडिशन के हिसाब से हम इसमें समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो तरीके की जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हम देख रहे हैं दो तरीके की है। वैसे एक शब्द समीकरण के नाम से भी जाना जाता है और रासायनिक समीकरण के नाम पे भी जाना जाता है। अब शब्द समीकरण क्या होता है? शब्द समीकरण में ये होता है जब हम किसी पदार्थ के नाम को शब्द के रूप में लिखते हैं। जैसे अब शब्द, जैसे यहाँ पे हुआ कार्बन, ठीक है, अब हमने क्या किया, शब्द की जगह कार्बन लिखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट बन के आया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये शब्द समीकरण होगा। अब शब्द समीकरण से आगे रासायनिक समीकरण आता है, तो रासायनिक समीकरण करता है, बोलता है कि या तो जब आप शब्द समीकरण की जगह पे उसके मूल धातु का संकेत लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात मान लो कि जैसे कि हमने कार्बन लिखा था ना, इसका एग्जांपल आप देख लो, जैसे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की जगह पे कार्बन लिखे और ऑक्सीजन की जगह पे ये लिख दिए, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ गया। ठीक है, ये होता है रासायनिक समीकरण, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शब्द की जगह पे उसके रासायनिक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, रासायनिक के संकेत का यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है रासायनिक समीकरण में, एक तो अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक होगा या फिर एक से ज्यादा अभिकारक होंगे, और जब अभिकारक एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, वो एक रासायनिक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब इसी अभिकारक और उत्पाद को मिला के जो सीक्वेंस बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब अभिकारक और उत्पाद को एक साथ संयोग करके लिखा जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब इसमें रही बात रासायनिक समीकरण में, तो अभिकारक होता है, ये बोलता है कि हम जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं या फिर बनाते हैं तो अभिक्रिया करते समय ना तो हम द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही सृजन करते समय अर्थात उत्पाद की तरफ घटित होता है। अर्थात जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका जो वेट होगा, इसका जो मास होगा इनके मास के बराबर होगा। अर्थात इन दोनों का द्रव्यमान मिलके इस अकेले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। मान लो कि जैसे हम बात करते हैं, इसका एक मान लो 2.52 किलोग्राम वेट मास है, द्रव्यमान है, और इसका 5 है। अब मान लो कि हम दोनों को ऐड करते हैं तो 5 बटो मिलकर कितना होगा, 7 होगा। अर्थात यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ घटा भी नहीं घटा भी नहीं, अर्थात दोनों का वेट करोगे तो 7 तो आएगा, या फिर दोनों को ऐसे ऐड करो या फिर दोनों को ऐसे ऐड करो, 7 तो आना ही है उसने। तो इस चीज को देखेंगे आगे भी चल के। अब हम आते हैं, एक होता है हमारे पास कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या किसे बोलते हैं, कंकाली समीकरण वैसे बोलते हैं वैसे समीकरण, याद रखना, वैसे समीकरण जिसका अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान समान ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए हम एक असंतुलित समीकरण को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, असंतुलित समीकरण क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण क्या बोलता है, अर्थात अभिकारक MgO, अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का टोटल मास और उत्पाद का टोटल मास जब बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण बोलते हैं, और जब बराबर ना हो तो उसे असंतुलित समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, एक हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का क्या होगा, मैग्नीशियम का भी एक है, ऑक्सीजन का भी एक है। यहाँ पे तो वैसे नंबर के हिसाब से देखते हैं तो असंतुलित है। ठीक है, मास के हिसाब से देखते हैं तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 16 दूना 32 आता है, 2 इंटू 16 कितना होगा, 32 होगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आता है हमारा, 56 आया। और वही चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ, तो कितना आ रहा है,
यहाँ पे आया 1 है तो 24 इसका आया और 16 इसका आया। अब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आया हमारे पास 0 3 40 आया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल तरीके से कि यहाँ पे संतुलित नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है क्योंकि राइट लेफ्ट साइड अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सेम नहीं है। अब चलते हैं संतुलित समीकरण। तो ये बोलते हैं कि ऐसा समीकरण जिसका प्रतिक्रिया के पहले अर्थात अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। तो चलिए हम इसी को संतुलित बना के सोचते हैं कि कैसे संतुलित बनेगा, या फिर एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। वैसे संतुलन के लिए तो आगे हम एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू बैलेंस और क्यों करने की आवश्यकता होती है, इसको भी रहने देते हैं। वैसे एक अलग एग्जांपल लेके समझते हैं कि संतुलित समीकरण होता कौन सा है, ठीक है। तो संतुलित समीकरण को हम कुछ ऐसे लिखते हैं जैसे कि ZnS जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कितना आता है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जिंक का H2SO4 बिल्कुल कैसे आ रहा है, जिंक का भी एक है, H2 कितना है 2 एलिमेंट है और S कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। जिंक कितना एलिमेंट है, जिंक का 1 है, यहाँ पे सल्फर का 1 है, उसके बाद कितना ऑक्सीजन का कितना है 4 है, H2 का कितना है 2 है, ठीक है। अर्थात देखा जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होंगे। और एक चीज याद रखना हमेशा कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं तो उसका रासायनिक द्रव्यमान भी समान होता है, क्योंकि हम इसके पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ही बैलेंस नहीं था। जब वहां पे बैलेंस नहीं था तो उसके क्या होगा, उसके मास में जाके इफेक्ट पड़ा। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो आगे जाके हमें क्या होगा कि मास में दिक्कत नहीं आएगा, सेम आएगा। जैसे कि जिंक का आप द्रव्यमान देखोगे तो 65 होता है, ठीक है, 65 प्लस H2 का H का कितना होता है 1 होता है, तो 2 एलिमेंट है तो 1 × 2, ठीक है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, तो 1 × 16 64, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, पहले 65 का आप ऐड कर लेना, वैसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। 64 32, ठीक है, 64 32 2 65, आपके पास में 6 6 5 11 11 2 कितना हुआ 11 13 6 3 9 9 6 15 163 163 हुआ, ठीक है। उसके बाद जाके देखेंगे 162 हो रहा है ना, और 162, ठीक है, इसका आया 162, ठीक है। इधर भी देखते हैं तो जिंक का कितना आया 65 आया, सल्फर का कितना आया 32 आया, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना आया 64 आया, और प्लस इधर हाइड्रोजन में कितना आया 16 दूना 32, ठीक है, 32 है। यहाँ पे भी देखते हैं कि सबका समान है, क्या समान है भाई, अब ध्यान में आएगा क्या समान है भाई, क्या है, अतः दोनों का मास समान है। आप देख लो नंबर पे, चलो नंबर ही काटते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाए 65 से 65 काटा, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, सॉरी, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, एक 1 × 2 1 × 2 से 1 × 2 गया, ये कैंसिल हो गया, 32 से 32 गया, ठीक है, 16 दूना 64 यहाँ से गया। यहाँ पे देखते हैं कि 162 ये था तो 162 ये भी आएगा, अच्छा दोनों का मान बराबर है, ठीक है। चलिए फिर अब जैसे कि हमने अभी देखा असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण, तो अब हम आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं क्लास 9 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दरम्यान न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। अर्थात जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, मान लो 2 और 2 4 करते हैं, 2 और 2 4 आता है, तो उसमें क्या हो रहा है, किसी अंक का ना तो विनाश हो रहा है और न ही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो उसी चीज को बताया गया है केमिस्ट्री में भी कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं 2 पदार्थों का या फिर 2 से ज्यादा पदार्थों का, तो क्या होता है उसमें कि ना तो पदार्थ का एक्स्ट्रा पदार्थ का निर्माण होता है और द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो फिर इसी चीज को बैलेंस करने के लिए,
इस नियम का पालन करने के लिए हमें क्या पड़ता है, नीड पड़ता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे वैसे तो रासायनिक समीकरण करने की दो विधि होती है। ठीक है, एक तो होता है अनुमान विधि। ठीक है, कौन सा, अनुमान विधि। एक दूसरा क्या होता है, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ये दोनों विधि एक अपने में एक लंबा चैप्टर है, क्योंकि एक पढ़ाते समय आपको समझाना पड़ेगा, एक एग्जाम काफी एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे इस चीज पे, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि आपको बैलेंस करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आई थिंक 2 to 4 मार्क्स रहता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं दोनों विधि से, अनुमान विधि से और बीजगणितीय विधि से, ताकि आप वहाँ पे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा तो काफी लेंथी वीडियो चला जाएगा और ना तो आप देख पाओगे या ना देखना पसंद करोगे। ठीक है, तो इस चीज को अभी छोड़ते हैं, एक नेक्स्ट में पढ़ेंगे। वैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम वाला था कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो बैलेंस नहीं था, हमने देखा हुआ था। और बैलेंस के जैसे कि एग्जांपल हमने कौन सा देखा हुआ था, आई थिंक ये था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को का जब रिएक्शन होता है तो क्या बन रहा था, MgO आ रहा था, जो कि बैलेंस नहीं था, क्योंकि हमने ये देखा हुआ कि जब तक तो बैलेंस होंगे अगल बगल के तो उसका मास भी बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, चलिए हम देखते हैं मैग्नीशियम का कितना है, पहले 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि चलिए मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस्ड है भाई। इस चीज को देखने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ना तो अभिक्रिया के दरम्यान ना तो एक्स्ट्रा द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसमें उसका विनाश होता है। इस चीज का पालन करने के लिए हमें इस चीज को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी, तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम का ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नीड पड़ेगा कि ऑक्सीजन को 2 करने का, पहले हम ऑक्सीजन को तो यहाँ पे तो 2 कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब कितना हुआ, यहाँ पे 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ये ग्रुप करके अब यहाँ से कटा, अब आगे क्या होगा, 2 आ गया, मैग्नीशियम भी 2 आ गया, ऑक्सीजन भी 2 आ गया। अब हम देख पा रहे हैं कि ना तो इधर मैग्नीशियम 2 है और चलिए ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कटा, ऑक्सीजन तो 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, पर मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम तो 1 हो गया, फिर अनबैलेंस, तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर क्वेश्चन आता है। तो हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, ये बैलेंस्ड बन के आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 1 से कट के 2 आया, यहाँ पे तो 2 था, अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके 2 आ गया है। ठीक है, तब क्या हुआ, एक बैलेंस समीकरण हो गया। वैसे भी इसकी प्रोसेस को हम भी बाद में बिल्कुल पढ़ेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे ही हम छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पढ़ाना भी है। अब देखते हैं, जैसे कि अब ओवरव्यू हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, रासायनिक अभिक्रिया देखा हमने, रासायनिक समीकरण देखा, कंकाली समीकरण देखा, जिसे कि हम असंतुलित समीकरण भी बोलते हैं, संतुलित समीकरण देखा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था और मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए जोश के साथ, एक नए अपडेट के साथ। और इस जो भी हम इस चैप्टर पे पढ़े हैं उस चैप्टर के एक नए ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ, एक हम ऑब्जेक्टिव सीरीज इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, जिस तरीके से कि आप मेरे तरीके से आप चलोगे तो 80% से अधिक मार्क्स आप इसी तरीके से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पे, पढ़ते रहिएगा और हम लोग आपके लिए ही आए। तो प्लीज़ आप, जब हम आपके लिए तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है और शेयरिंग भी बनता है, क्योंकि आप जुड़ रहे हो, आप देख रहे हो और आगे भी आपके जो सहपाठी है वो वंचित हो रहे हैं इस चीज़ से। तो हाल ही में अभी एग्जाम आने वाला है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अब एक नए सीरीज में, एक नए वीडियो के साथ और नए अपडेट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, प्लीज़ स्टे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।